नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, चिंतन टॉपिक को अपन कर रहे हैं। साइकोलॉजी में रीट 2021 के लिए टॉपिक ऐड किया गया है। एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, दूसरा वीडियो आज अपन पढ़ेंगे जिसमें अपन चिंतन के प्रकारों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चिंतन के प्रकार से अगर प्रश्न आता, चाहे किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, घुमा फिरा के दे दे, कैसे भी दे दे, आप उस प्रश्न को निश्चित तौर पे सही करोगे, मेरी गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित तौर पे आराम से समझ आएगा। कक्षा 11 की जो मनोविज्ञान की पुस्तक है राजस्थान बोर्ड वाली, उसमें से ये प्रश्न जो है एक प्रकार से ये जो टॉपिक है वहां से उठाया गया है और एग्जाम्पल्स भी वहीं से लिए गए, ताकि आपको मैं आसानी से समझा सकूं और बड़े ही आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, जितने भी टॉपिक साइकोलॉजी में ऐड किए गए हैं, सबका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल्पना का टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तर्क का टॉपिक पूरा पढ़ा चुका हूँ, चिंतन का पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और ये अपना दूसरा पार्ट है चिंतन के टॉपिक का। बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं साथियों चिंतन के टॉपिक को। और अगर आपको पसंद आ जाए हमारा पढ़ाया हुआ, निश्चित तौर पे आपको सब्सक्राइब किए बिना इस चैनल से नहीं जाना है साथियों। और वीडियो को लाइक भी जरूर करें अगर आपको पसंद आता है। नहीं पसंद आए कारण बताइएगा, सुधार जरूर करेंगे। चिंतन के प्रकार में देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो जिक बार्डो तथा रुक नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1977 में चिंतन के दो प्रकार बताए, दो भागों में चिंतन को बांट दिया कि दो भाग होते हैं चिंतन के, पहला स्वली चिंतन, दूसरा यथार्थवादी चिंतन। अब साथियों, ये स्वली चिंतन क्या है, यथार्थवादी चिंतन है, डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। ये दो भाग बताए जिक बार्डो तथा रुक ने 1977 में चिंतन के। अब देखिए साथियों, यथार्थवादी जो चिंतन है उसको आगे भी विभाजित किया गया अभिसारी चिंतन में, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है या प्रकार नहीं है, और उसमें ऑप्शन में दे दे स्वली चिंतन, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन, तो साथियों ये तीनों के तीनों तो आपके यथार्थवादी चिंतन के प्रकार होंगे ही होंगे, लेकिन स्वली चिंतन इसका प्रकार नहीं होगा, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। इसके अलावा एक चिंतन होता है मूर्त तथा अमूर्त चिंतन। इनको अपन अलग अलग भी बोल सकते हैं, एक ही प्रकार में भी पढ़ सकते हैं। चौथा अपन चिंतन पढ़ेंगे अपसारी चिंतन। इतने डिटेल से आपको ये बताऊंगा कि प्रश्न गलत नहीं होगा साथियों, निश्चित तौर पे, चाहे कितना भी अप्लाइड प्रश्न क्यों ना आ जाए। सबसे पहले बात करेंगे स्वली चिंतन की। देखिए, स्वली चिंतन जो है वैसे चिंतन को अपन कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों व इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, जैसे स्वप्न, स्वप्न चित्र तथा अभिलाषा आदि। यदि कोई छात्र कल्पना करता है कि पढ़ाई खत्म करने के बाद वह एक बड़ा ऑफिसर बनेगा, उसके पास एक सुंदर बंगला होगा, उस जिसमें एक चमचमाती कार होगी और उस कार में वह अपनी सुंदर बीवी के साथ बैठकर सैर करेगा, तो यह निश्चित तौर पर स्वली चिंतन का उदाहरण होगा। इस तरह के चिंतन की खास बात यह है कि इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। बिल्कुल बहुत ही शानदार एग्जाम्पल दिया गया है और बड़े आसानी से इस पूरे एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद मेरे हिसाब से आप इसको समझ गए होंगे कि स्वली चिंतन क्या होता है। यानी कि एक प्रकार से सोचते रहना, काल्पनिक दुनिया में विचरण करते रहना ही स्वली चिंतन है। उसमें व्यक्ति कार्य नहीं करता, बस सोचता रहता है कि मैं पढ़ाई करने के बाद ये कर लूंगा, जो है मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत शानदार गाड़ी होगी, उसमें सुंदर सी बीवी होगी, उसके साथ सैर सपाटे पर मैं जाऊंगा। लेकिन वो ऐसे सोचता रहता है, बाकी करता उसके लिए कुछ नहीं है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, न तो आपको सुंदर बीवी मिलेगी, न गाड़ी मिलेगी, न आपको बंगला मिलेगा। मेहनत करोगे तब सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी, बंगला मिल जाएगा, सुंदर बीवी भी मिल जाएगी, गाड़ी भी मिल जाएगी। तो यह है आपका स्वली चिंतन। अगर इससे अप्लाइड प्रश्न आ जाएगा तो क्या आप कर नहीं दोगे, बड़े आसानी से कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला अपना जो चिंतन है वो है यथार्थवादी चिंतन। देखिए साथियों, यथार्थवादी चिंतन यानी यथार्थ यानी कि जो वास्तविक चीज हो, वो ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है। बिल्कुल सही बात है, यथार्थ का मतलब ही होता है वास्तविक, यथार्थ रूप में यानी वास्तविक रूप में। ऐसा चिंतन जिसका संबंध वास्तविकता से होता है, इसके सारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कार में बैठकर सफर कर रहा है, कार अचानक रुक जाती है। ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर व्यक्ति तरह तरह की बातें सोचना प्रारंभ कर देता है, जैसे कहीं पेट्रोल खत्म तो नहीं हो गया है, कहीं इंजन में कोई खराबी तो नहीं है, कहीं जो है टायर तो नहीं फट गया है या कट गया है आदि। इस तरह का चिंतन जो है वो क्या कहलाएगा, आपका यथार्थवादी चिंतन कहलाएगा, वास्तविक चिंतन कहलाएगा। जैसे व्यक्ति कहीं इसका कहने का मतलब क्या है, इसका संबंध वास्तविकता से होता है। यानी कि अपन इसमें यह नहीं है कि अपन बैठे बैठे चिंतन कर, अपने सामने समस्या आई
उसके बाद में अपन उस समस्या के लिए चिंतन करते हैं, ठीक है। और स्वली चिंतन में क्या होता है साथियों, अपन बस सोच रहे हैं भविष्य में मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, इस मतलब समस्या आई ही नहीं है अपने पास, लेकिन अपन सोच रहे हैं फिर भी कि ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये चिंतन स्वली चिंतन होता है। यथार्थवादी चिंतन, कोई समस्या आ गई या कोई अच्छी चीज हो गई, उसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो वो भी यथार्थवादी चिंतन, यानी वास्तविक स्थिति के बारे में इसमें सोचा जाता है। यह है यथार्थवादी चिंतन। मेरे हिसाब से अच्छे से समझ गए होंगे आप। अब यथार्थवादी चिंतन के उदाहरण है आपके अभिसारी चिंतन, यथार्थवादी चिंतन का ही एग्जाम्पल है। अभिसारी चिंतन होता क्या, देखिए। अभिसारी चिंतन में इस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी साथियों बोला जाता है। अभिसारी चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों के आधार पर किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि 5 में 4 गुणा करने पर क्या आएगा, तो इस प्रश्न का जो उत्तर जो निहित होगा, उसमें उत्तर देने में जो निहित चिंतन होगा वो अभिसारी चिंतन होगा। कैसे बताऊंगा अभी। इस प्रकार के चिंतन में किसी भी विषय का एकांगी चिंतन किया जाता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना। बाकी देखिए इसका मतलब क्या, अभिसारी चिंतन मतलब एक प्रकार से अभिसारी चिंतन का मतलब है संकीर्ण चिंतन, थोड़ा सा चिंतन, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया जाता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो चिंतन अभिसारी चिंतन होगा। कैसे, देखिए 5 को अगर मैं गुणा करने को बोलूं आपको 4 को, तो अब आप बड़े आसानी से बता दोगे सर 20 आएगा, बिल्कुल आराम से 20 आएगा। आपने क्या कुछ ज्यादा सोचा, नहीं सोचा, आपने सीधा 5 का पहाड़ा या 4 का पहाड़ा 5 बार बोल लिया, या 5 का पहाड़ा 4 बार बोल दिया, आपने बता दिया 5 हो के 20 या 4 पंजो 20। क्या इसमें कोई ज्यादा चिंतन हुआ, नहीं हुआ। यह है अभिसारी चिंतन, ठीक है साथियों। और अपसारी चिंतन क्या होता है, यही बता देता हूं। अपसारी चिंतन का अर्थ होता है, मैं आपसे प्रश्न ये पूछूंगा, मैं आपको ये प्रश्न नहीं पूछूंगा कि 5 में 4 गुणा करने पर क्या आएगा, बल्कि अपसारी चिंतन में मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि कौन कौन सी संख्याओं को गुणा करने पर 20 आएगा। तब आप सोचोगे कि 1 और 20 को गुणा करने पर भी 20 आएगा, 5 और 4 को गुणा करने पर भी 20 आएगा, 4 और 5 को गुणा करने पर भी 20 आएगा, और 10 और 2 को गुणा करने पर भी क्या आएगा, 20 आएगा। इस प्रकार से ये जो चिंतन है, ये है आपका अपसारी चिंतन, यानी ब्रॉड माइंडेड, अधिक एक प्रकार से काफी सारी चीजों को एक साथ सोचना अपसारी चिंतन होगा। उम्मीद है बहुत ही आसानी से आप इस बात को समझे होंगे, क्या अपसारी चिंतन होता है और क्या अभिसारी चिंतन होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द दे रखा है निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन का मतलब है नियम से उदाहरण की तरफ चलना, यानी एक नियम अपने को बता दिया, उस नियम से समस्या का समाधान कर लें, नियम के ऊपर चिंतन करके समस्या का समाधान करें, तो वो होता है अभिसारी चिंतन या निगमनात्मक चिंतन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, सृजनात्मक चिंतन। इसका अर्थ है इस तरह के चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, यानी कि इसमें उदाहरण जो होगा उससे नियम बनाएंगे अपन, है ना, उससे समस्या का हल करेंगे। इस तरह के चिंतन में व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब तक व्यक्ति इसमें नए तथ्य अपनी ओर से नहीं जोड़ता, तो उस समस्या का जो है वो समाधान भी नहीं होता है, ठीक है, और कुछ नया सृजन भी नहीं करता है, और समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, यदि किसी व्यक्ति को कलम जो है, पेन, कलम या जो पेंसिल है, पेन या पेंसिल है, उसका असाधारण अगर उपयोग अपन पूछे, तो व्यक्ति क्या बताएगा, साधारण उपयोग तो क्या होता है कलम का, साधारण उपयोग तो साथियों आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। जो कलम होती है, जो पेन होता है, उसका साधारण उपयोग होता है लिखने का उपयोग, है ना, लिखने में अपन उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को बोले कि असाधारण उपयोग बताओ, तो क्या प्रत्येक व्यक्ति एक ही जो है बताएगा? कोई व्यक्ति तो बोलेगा कलम का उपयोग अपन सर को खुजाने में कर सकते हैं, दूसरा बोलेगा सर कलम का उपयोग तो अपन कान से जो है कचरा निकालने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि पेन का उपयोग जो है अपन एक प्रकार से किसी प्रकार का विशेष खेल खेलने में भी पेन का उपयोग 2-3 पेंसिल लेकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति, अच्छा कुछ ये बोल देंगे कि पेन का उपयोग सर उसका जो अंदर का जो रिफिल होती है उसको निकाल करके उसमें से कोई पेय पदार्थ पिया जा सकता है, ठीक है, डंडी बना करके, उसकी नली बना करके। तो अलग अलग उत्तर अपने को प्राप्त होते हैं। ये जो अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं, इसमें व्यक्ति अलग अलग सोचता है, नए नए चीजें अपनी तरफ से जोड़ता है। साधारण उपयोग सबको पता है लिखने के काम में आता है, असाधारण उपयोग जो बताता है वही तो आपका सृजनात्मक चिंतन। आपने एक नई चीज का सृजन कर लिया। अगर आपने उस खराब पेंसिल से रिफिल निकाल करके उसका उपयोग आप पेय पदार्थ को पीने में कर रहे हो, तो क्या ये सृजनात्मकता नहीं है? निश्चित तौर पे ये सृजनात्मकता होगी। तो ये होता है आपका सृजनात्मक चिंतन। इसको आगमनात्मक चिंतन भी साथियों बोलते हैं। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आलोचनात्मक चिंतन।
आलोचनात्मक चिंतन भी आपका यथार्थ चिंतन का ही एक प्रकार है। और इस तरह के चिंतन में व्यक्ति किसी वस्तु, घटना या तथ्य की सच्चाई को स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोषों की परख कर लेता है। हमारे समाज में कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं जिन्हें किसी घटना या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे वैसे ही समझ लेते हैं और वैसा ही मान लेते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के व्यक्ति में आलोचनात्मक चिंतन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें घटना या वस्तु के बारे में अगर अपन कुछ कहते हैं तो वो उसके बारे में सोचते हैं, परखते हैं, गुण दोषों को देखते हैं, सही गलत को मापते हैं, मानते हैं। व्यक्ति में इस तरह का जो चिंतन है वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा। आलोचनात्मक का मतलब आप समझ गए होंगे बड़े आसानी से, फिर भी बता देता हूँ। यानी कि किसी भी बात को अपन दूसरे के मुंह से सुन करके सीधे बिल्कुल नहीं माने, उसका जो कारण क्या बोलने का, वो क्या सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके तथ्य की जांच करें कि बात सही है या गलत है, वो होता है आलोचनात्मक चिंतन। ये होना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है वीडियो में साथियों मेरे से भी गलतियां हो जाती हैं। भाई इंसान हूं तो इंसान से गलतियां ही तो होती हैं, है ना। इंसान से साथियों गलतियां हो जाती हैं, इसलिए जो है आप में वो आलोचनात्मक चिंतन होना चाहिए, निश्चित तौर पर होना चाहिए। अगर मेरे से गलती हो गई तो आप लोग उसको सुधारिए, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। और सबसे अच्छी बात मैं ये मानता हूँ कि जब भी गलती होगी और आप लोग उसको पकड़ते हो तो आप क्या करते हो कि साथ में उस टॉपिक में जा करके आप देखते हो। जैसे ही आपको डाउट हुआ कि सर ने तो गलत बता दिया, तो वैसे ही आप उस टॉपिक को खोलोगे और पूरा पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका रिवीजन वहाँ पे हो जाता है। तो प्रत्येक चीज़ के पॉजिटिव पक्ष भी हैं और नेगेटिव भी। आप नेगेटिव लेकर के मत चलिए, आप पॉजिटिव लेकर के चलिए। आलोचनात्मक चिंतन निश्चित तौर पे अपने में होना चाहिए, ठीक है साथियों। सभी चीज़ों को जांच परख करके ही आपको उनको अपने साथ समाहित करना चाहिए। जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, कुछ लोग तो सिर्फ क्वेश्चंस ही करवा रहे हैं, लगातार अच्छे प्रश्न दे रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग हमारे जैसे भी लोग हैं जो सारा टॉपिक्स एक प्रकार से मैंने सभी सब्जेक्ट्स आपको करवाए हैं रीड के लिए, ठीक है। और सब्जेक्ट करवाने के बाद मॉडल पेपर मैंने स्टार्ट किए हैं, ताकि मैं बच्चों को ये नहीं मतलब अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता सारे के सारे टॉपिक्स तो आप ये बोल देते कि सर आपने टॉपिक्स तो पढ़ाए नहीं, उससे पहले आपने टेस्ट शुरू कर दिए। जैसे एक बच्चे ने मुझे बोल दिया था कि सर आपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए टेस्ट स्टार्ट कर दिए। मैंने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं किए, मैंने सारे के सारे टॉपिक्स आपको क्लियर करवाए हैं, पूरा सब सिलेबस आपको करवाया है। और जैसे ही नया सिलेबस आया है, जो भी टॉपिक ऐड हुए हैं, मैं सारे के सारे टॉपिक्स आपको साथियों करवा रहा हूँ। मेरी जो प्रतिबद्धता है रीट के प्रति, आप लोगों के प्रति, वो निश्चित तौर पे कायम रहेगी जब तक रीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आएगा उसकी तैयारी भी मैं आपको निश्चित तौर पे करवाऊंगा। तो साथियों जुड़े रहिए चैनल से। अगर आपको पसंद आता है तो बिल्कुल आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग करिए कि इस चैनल पर क्या सही है क्या गलत है। फालतू की बातें यहाँ बिल्कुल भी नहीं की जाती। तो यही आपका आलोचनात्मक चिंतन, आपने आलोचनात्मक चिंतन करके ही मुझे चुना है मेरे हिसाब से कि ये चैनल ठीक है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। देखिए मूर्त तथा अमूर्त चिंतन। मूर्त तथा अमूर्त चिंतन क्या होता है? देखिए मूर्त चिंतन को चिंतन की सरलतम विधि माना जाता है। चिंतन की यह प्रक्रिया किसी वस्तु, घटना या व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण से होती है। जैसे हाथी की सूंड को अगर अपन देख लें तो अपने को क्या याद आ जाता है? गणेश जी का विचार आ जाता है। जैसे बालक को आम देखकर उसे आम खाने की या आमरस पीने की इच्छा हो जाती है, तो ये मूर्त चिंतन है। यानी कि मूर्त रूप से चीज को अपन देख लें, प्रत्यक्ष रूप से चीज को अपन देख लें, उसके बाद अपने दिमाग में चिंतन शुरू हो, तो वो क्या आपका मूर्त चिंतन है। ठीक है साथियों, एक प्रकार से प्रत्यक्षीकरण वाला चिंतन हो गया। अमूर्त चिंतन मतलब मूर्त चिंतन से भी श्रेष्ठ माना गया है अमूर्त चिंतन को। इसमें प्रतीकों, शब्दों, चिन्हों के आधार पर चिंतन किया जाता है। जैसे लाल रंग के क्रॉस के निशान को, मतलब अगर लाल कलर का क्रॉस का निशान अपने को मान लीजिए ऐसा निशान अगर आपको दिखाई दे इस प्रकार से, तो इसको देख करके आप रेड क्रॉस संस्था के बारे में सोच सकते हो और हॉस्पिटल के बारे में भी सोच सकते हो, प्राथमिक सहायता के बारे में भी अपने दिमाग में विचार आता है। तो ये है आपका अमूर्त चिंतन। वो रेड क्रॉस संस्था आपके सामने नहीं आई, फिर भी उसका विचार आपके दिमाग में आ गया। किसको देख करके? एक प्लस के निशान को देख करके आपके दिमाग में वो विचार आ गया। क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपके सामने थोड़ी, प्लस का निशान, आपने रेड कलर का प्लस का निशान देखा और देखते ही आप के दिमाग में हॉस्पिटल, डॉक्टर या फिर रेड क्रॉस संस्था दिमाग में आ जाएगी। क्या आपके सामने डॉक्टर बैठा है? नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का विचार आपके दिमाग में आया। यही होता है अमूर्त चिंतन। आपके जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में विचार आ जाना किसी चिन्ह, प्रतीक या भाषा को देख करके। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सारी चिंतन क्या होता है?
देखिए, अपसारी चिंतन मैंने आपको बता दिया। वैसे अपसारी चिंतन में व्यक्ति एक ही व्यवस्था का भिन्न भिन्न रूपों में चिंतन करता है। इस चिंतन के माध्यम से व्यक्ति एक ही समस्या का समाधान भिन्न भिन्न विधियों से करने का विचार करता है। जैसे वह कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 20 प्राप्त होता है, इस प्रश्न को हल करने में जो चिंतन किया जाएगा वो अपसारी चिंतन कहलाएगा। साथियों, संबंधित प्रश्नों को भी देखेंगे और मैंने ये बता दिया आपको। जैसे मैं आपको पूछूं कि 5 और 4 को गुणा करने पर कितना आएगा, तो आपने झट से बता दिया कि 20 आएगा। ये अभिसारी चिंतन है, ज्यादा नहीं सोचना पड़ा इसमें। लेकिन अगर मैं पूछूं कि 20 किन किन संख्याओं को गुणा करने पर 20 आएगा, तब आप ज्यादा सोचेंगे, ठीक है, ज्यादा विचार करेंगे, चारों तरफ से सोचेंगे, 360 डिग्री सोच आपको रखनी पड़ेगी। और उसी प्रकार के चिंतन को बोला जाता है अपसारी चिंतन। ठीक है साथियों, तो ये चिंतन के प्रकार थे। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ आए होंगे। अगर आपको मैटर पसंद आया जरा सा भी, निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करिएगा। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस करिए। जो घंटी का निशान है आपका उसको दबाइएगा और घंटी के निशान को दबाते ही नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको हमारी वीडियोज मिल जाए। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए, चिंतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न है, ये जो प्रश्न लिए गए हैं राजस्थान बोर्ड की किताब से लिए गए हैं साथियों। मैं आपको बताना चाहूंगा, कक्षा 11 में जो साइकोलॉजी चलती है उससे लिए गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा या प्रतीक। अब देखिए साथियों, अगर देखा जाए तो चारों के चारों जो निश्चित तौर पे जो चिंतन में शामिल होते हैं, लेकिन जो किताब में जो प्रश्न का उत्तर दिया गया वो दिया गया है भाषा। भाषा हमेशा जो चिंतन में जो है सम्मिलित नहीं होता है। तो चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता वो पूछा, तो भाषा यहाँ इसका उत्तर जो वो दिया गया है। ठीक है साथियों, मुझे थोड़ा सा गलत जरूर लगा, लेकिन हो सकता है जो ऑप्शन है वो चारों ही सही लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भाषा ऑप्शन दिया गया है, इसलिए मैं आपको भाषा ऑप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है, स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है 1 अभिप्रेरणा की, 2 भाषा की, 3 काल्पनिक विचार या इच्छाओं की, और 4 है वास्तविक स्थिति की। तो देखिए, स्वली चिंतन के बारे में मैंने बता दिया आपको। वो मतलब बड़ा बंगला होगा, सुंदर बीवी होगी, वो जो एग्जाम्पल है वो स्वली चिंतन का ही है। तो ये काल्पनिक विचार और इच्छाओं से संबंधित है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़े। तीसरा आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? यथार्थवादी चिंतन का एग्जाम्पल नहीं है। अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। तो अभिसारी, सृजनात्मक और आलोचनात्मक तो आपकी यथार्थ चिंतन के एग्जाम्पल हैं, लेकिन स्वली चिंतन जो है वो आपका एक काल्पनिक चिंतन है, यथार्थवादी चिंतन नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़े। आगे अपना प्रश्न, चौथा प्रश्न, श्याम। अब देखिए साथियों, किताब में जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर जो दे रखा है वो आपका, हाँ किताब में भी सॉरी तीसरा ही ऑप्शन दे रखा, सही है, स्वली चिंतन। चौथा जो प्रश्न है वो है, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण किसका है? अपसारी चिंतन का है, आपका जटिल चिंतन का, स्वली चिंतन का है, या आलोचनात्मक चिंतन का है? अब साथियों, यहाँ पे जो किताब में उत्तर बताया गया है वो आपका स्वली चिंतन बताया गया है किताब के अनुसार, लेकिन वो गलत है। स्वली चिंतन नहीं होगा। जो यहाँ पे उत्तर रहेगा वो रहेगा आलोचनात्मक चिंतन, यानी किसी चीज की पक्ष विपक्ष की गुण दोषों को सबको ध्यान में रख करके चीज को खरीदा जा रहा है, तो वो आलोचनात्मक चिंतन होगा किताब में। इसको सही कर लेना आप लोग, अगर आपके पास वो पुस्तक हो। चौथे प्रश्न में सही ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इन्होंने स्वली चिंतन बताया, लेकिन वो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े। पांचवा आपका प्रश्न कि यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा? राम इस समस्या को हल करने के लिए चिंतन का सहारा लेता है। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा चिंतन जो उपयुक्त उदाहरण में नहीं, हाँ उपयुक्त उदाहरण में निहित है यहाँ पे, है ना? निहित चिंतन कौन सा? मेरे हिसाब से निहित ही होना चाहिए। उपयुक्त उदाहरण में एक प्रकार से निहित चिंतन है ना? निहित ही होगा यहाँ पे। उपयुक्त उदाहरण में निहित चिंतन कौन सा है, ये आपका होगा प्रश्न। एक अपसरण चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन, तीसरा सृजनात्मक चिंतन और चौथा आलोचनात्मक चिंतन। तो यहाँ पे भी साथियों किताब में अपसरण चिंतन दे रखा है, यानी अपसारी चिंतन किताब में दिया हुआ है, लेकिन अपसारी साथियों बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जा रहा है 10 में से 4 घटाने पर क्या आएगा, तो आप बता सकते हैं सीधा सीधा 6 आएगा, तो अभिसारी चिंतन होगा ये। ठीक है, अगर अपन ऐसे पूछते हैं कि किन 2 संख्याओं को घटाने पर 6 आता है, तब वो आपका अपसारी चिंतन होगा, लेकिन सीधा पूछा जा रहा है तो यहाँ पे अभिसारी चिंतन होगा। इसको आप ठीक कर लेना, किताब में गलत दे रखा। ऑप्शन 2 निश्चित तौर पे यहाँ पे सही उत्तर आपका रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये आपके चिंतन से संबंधित परिभाषाएं हैं, सॉरी प्रश्न हैं। और जो
आपके चिंतन के प्रकार हैं डिटेल से मैंने आपको करवा दिए हैं। चिंतन के प्रकारों से किसी भी प्रकार का अप्लाइड प्रश्न आ जाए कभी गलत आपका नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इसको ढंग से समझें, फिर भी कोई समस्या आई है निश्चित तौर पे आप जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथियों, मैं सभी कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि पूरे दिन जो है एक प्रकार से बच्चे अभी स्कूल आ नहीं रहे नहीं हैं, तो स्कूल में आने के बाद थोड़ा बहुत 1-2 घंटे स्कूल का कार्य करते हैं। इसके बाद जो है आप लोगों के लिए नोट्स बनाना जो है वो जारी रखता हूँ और वीडियोज़ भी बनाने की कोशिश करता हूँ, तो पूरा दिन उसी में चला जाता है। फिर घर जाकर थोड़ा बहुत आराम भी करना पड़ता है, घरेलू ज़िंदगी भी है। तो साथियों, बात यह है कि सभी कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता, उसके लिए क्षमा चाहूँगा आपसे। और टेलीग्राम पे भी आप मुझे पर्सनल प्लीज़ ज़्यादा मैसेज न करें, जब भी नोट्स बनेंगे आपको मिल जाएंगे। मैं आपसे ज़्यादा मेहनत अभी भी कर रहा हूँ, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। तो साथियों, जो परेशान नहीं हो, सब लोग सब कुछ आपको जो निश्चित तौर पे मिलेगा और सिलेक्शन भी आपका होगा निश्चित तौर पे। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।